गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, गारंटी का अनुबंध। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ इसमें कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 में आता है और इसमें 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है। जो हमारा ज़मानत है, ज़मानत का मतलब होता है श्योरिटी, जो आप जानते हो। नेक्स्ट, प्रमुख देनदार वो व्यक्ति होता है जिसने गारंटी के अनुबंध में गारंटी दी जाती है, जिसके लिए गारंटी दी जाती है, और लेनदार जो व्यक्ति लेनदार के रूप में मान जाता है। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल अपनी फर्स्ट वीडियो में दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड को 25,000 के ऋण की सलाह देता है कि यदि वह श्री वाई ऋण चुकाने में विफल रहता है, कि अगर वो जो वाई है, मिस्टर वाई, अपना जो लोन है, जो ऋण है, वो नहीं चुका पाते हैं, तो वो उसको चुकाएगा। तो गारंटी के अनुबंध में इस मामले में श्री एक्स एक लेनदार है, श्री वाई क्या हो गया, प्रमुख देनदार है क्योंकि वह पैसे देगा, और श्री जेड क्या है, एक जमानत है। जमानत मतलब श्योरिटी है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध हम पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ जो आप लिख लीजिएगा और आप उसमें नोट्स में भी अपने लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति प्लस समाश्रित संविदा इज इक्वल टू, मिला के दोनों क्या कहलाती है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या था, क्षतिपूर्ति। तो अगर एक व्यक्ति, इसमें अभी मैंने जैसे आपको बताया था, बैंक को अगर एक्स जो है पैसे नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक को जो क्षति होगी उसके बैंक ना देने की, तो वो उसकी पूर्ति कौन करेगा, मिस्टर वाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्षतिपूर्ति का हो गया। और समाश्रित क्या है, किसी चीज़ पर आश्रित है ना। जब मिस्टर जो एक्स है, जो हमारा श्योरिटी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कब अराइज होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से रखिएगा। श्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो कब अराइज होती हैं, जब मिस्टर एक्स जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है, वो पैसे या अपना जो लोन है नहीं चुका पाता है, उस वक्त में हमारा क्या होता है, श्योरिटी की लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, इंडेमनिटी प्लस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक। इसके बीच में देखिए ये आपके अंतर दिए हुए हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये वही अंतर है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप इनको अपना नोट बनाकर लिख सकते हैं। ये बात क्या कहते हैं, निश्चितता की दे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 128 के अनुसार जमानत का दायित्व मुख्य देनदार के साथ सह व्यापक है जब तक कि अनुबंध प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो जमानत की जो देयता प्रधान ऋणी के समान होती है। एक लेनदार सीधे जमानत के खिलाफ आगे बढ़ सकता है, लेकिन किस जगह बढ़ सकता है कोई भी लेनदार जमानत के खिलाफ, जब एक लेनदार प्रिंसिपल देनदार पर मुकदमा किए बिना सीधे जमानत पर मुकदमा कर सकता है। डायरेक्ट ही वो जमानत पर मुकदमा कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा, जब उसके पैसे, ठीक है, वो गारंटर पे कब मुकदमा कर सकता है हमारा देनदार, जब वो देखेगा कि जो हमारा जो डेटर है उसने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटर ने कहा कि अगर 31 मई 2020 निकल गया, उसके बाद अगर मैं पैसे नहीं दे पाया, तो जो पैसे हैं वो श्योरिटी देगा। अब किस पे क्लेम करेगा बैंक, तो बैंक किस पे क्लेम करेगा, डायरेक्ट जाके श्योरिटी पर बैंक क्लेम कर सकता है। कहाँ कहाँ बैंक क्लेम नहीं कर सकता, देखिए, जब कोई डिफ़ॉल्ट हो, किसकी तरफ से हो, जो प्रिंसिपल डेटर है उसने अपने पेपर्स में जानबूझ के कोई डिफ़ॉल्ट किया हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा ये बैंक है, जो प्रिंसिपल डेटर है, वो डायरेक्ट श्योरिटी को सूट नहीं कर सकता है। या कोई फ्रॉडुलेंट है, यानी कोई भी जो हमारा जो डेटर था, प्रिंसिपल डेटर, इसने कुछ फ्रॉड ही अपने दस्तावेज दिखाए हैं, कुछ फ्रॉड पेपर्स दिखा करके इस तरह से लोन अलॉट करा या कुछ उसमें फ्रॉड किया है, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट श्योरिटी पर वाद नहीं किया जा सकता है। और एक बात कि जो हमारा
प्राइमरी किसकी लाइबिलिटीज होती है? यहाँ पर प्राइमरी लाइबिलिटी होती है बैंक के लोन को वापस करने की, किसकी होगी बताइएगा आप? प्रिंसिपल डेटर की, ठीक है। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर नहीं दे पाया तो ही हम किसके पास जाएंगे? श्योरिटी के पास, तो ही श्योरिटी देगा। और अगर प्रिंसिपल डेटर अपना लोन चुका देगा तो श्योरिटी की तो लाइबिलिटीज़ ना अराइज होंगी, तो इसलिए उसकी हमेशा लाइबिलिटीज़ कैसी रहती हैं? सेकेंडरी रहती हैं। जबकि क्षतिपूर्ति में क्या हुआ था कि उनकी लाइबिलिटीज हमें क्या रहती है? प्राइमरी रहती है। गारंटी के प्रकार, देखिए 2 प्रकार की गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कॉन्टिन्यू गारंटी। देखिए स्पेसिफिक गारंटी को मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक। मैं गई, कुछ गुड्स लेने गई, ठीक है, वो आपके फ्रेंड की शॉप है। आपने कहा भाई मैम को जो है ये आप इन्हें गुड दे दो, इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये पैसे जो है बाद में आपको दे देंगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपने एक स्पेसिफिक गारंटी ली, ठीक। अगर आपने क्या ली? सिर्फ एक बार गारंटी ली। अब मैं दूसरी बार गई, ठीक है, तो आपने कहा, और उसने क्या किया कि मुझे गुड्स दे दिया कि मैं पैसे से ले, वो फिर आपके पास आया, तो आपको कि भाई मुझे क्या मतलब है, मैंने तो एक बार कह दिया था। तो वो क्या हुआ? आपकी एक स्पेसिफिक गारंटी। अब देखिए निरंतर गारंटी या कॉन्टिन्यू गारंटी क्या होती है? जो चलती रहती है। मान लीजिएगा मैं एक बार गुड लेने गई, आपने कहा कि हाँ भाई दे दो, हमारी मैम है, इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको पैसे दे देंगी, या वरना मैं दे दूँगा इनकी बजाय। फिर मैं दोबारा चली गई, आपने दोबारा भी कहा, मैं थर्ड टाइम गई, आपने थर्ड टाइम भी ऐसे ही बोला कि कोई बात नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ले रहा हूँ मैम की, ये दे देंगी, ठीक है। अब क्या होता है, तो दूसरा जो आपका वो फ्रेंड है वो ये सोचता है यार ये तो इनकी गारंटी लेती रहता है, तो वो क्या करता है कि कॉन्टीन्यूसली हमारी गारंटी उसने ले ली, ठीक है। वो मान लीजिए कहीं मैं पैसे नहीं दे पाई, उसकी डिफ़ॉल्ट मेरी तरफ से हो गया, तो वो श्योरिटी मेरी तरफ से आपको गारंटी क्या करेगा? जो आपकी हानि है उसको पूर्ति करेगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस गारंटी। और एक स्पेसिफिक टाइम में एक ही ऋण के लिए एक ही बार आपने डेट लिया, उसके लिए जो आपको गारंटी दी गई उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। रिवोक कैसे की जाती है, ठीक है, गारंटी खत्म कैसे होती है? देखिए भविष्य के लेन देन के लिए निरस्तीकरण का नोटिस देकर निश्चित रूप से। अब देखिए 2 प्रकार की होती हैं गारंटीज भी, हम जो इसका निरसन करेंगे वो 2 तरह का होता है, भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिएगा पास्ट के किसी ऋण के लिए मैंने आपको गारंटी दी थी, ठीक है, कि एक ऋण लिया गया 2017 में, ठीक है, मैंने उसके लिए गारंटी ली थी। अब के अगर इन्होंने नहीं दे पाए तो मैं आपका ऋण जो है वो चुका दूंगा, तो हमने ये पास्ट के लिए दी थी। तो हम वहाँ पर भी हम नोटिस दे करके क्या कर सकते हैं? अपने आप को गारंटी से हटा सकते हैं। कि मान लीजिएगा मेरी आपसे लड़ाई होगी और मैं कहूँ कि भाई अब मैं तो नहीं दे रही इनकी गारंटी, इनसे तो मेरी लड़ाई हो गई है, तो वहाँ पर हम नोटिस देके, या निश्चय की मृत्यु पर, यानी कि अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको खुद पता है कि उसके लिए लेनदार खुद ही उत्तरदायी होता है। इसी तरह से भविष्य में मान लीजिए आपका कोई लोन आपने अलॉट किया है, कि आपने आज लोन के लिए आप गए और आपको जो लोन मिलेगा वो 2025 में मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने कोई भी अगर गारंटी मैंने आपको दिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर मैं क्या कर सकती हूँ, आपको एक नोटिस देकर अपने गारंटी से निर्वहन कर सकती हूँ। नेक्स्ट है जमानत की मृत्यु के मामले में, यानी कि अगर श्योरिटी है उसकी मृत्यु हो गया, उस मामले में गारंटी के भविष्य के सभी लेन देन धारा 131 के लिए निरसन कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वहाँ पे रिवोक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। थर्ड आता है जो निश्चित रूप से सहमति प्राप्त किए बिना लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच अनुबंध की शर्तें और शर्तों में बदलाव होता है, ठीक है। सहमति प्राप्त किए बिना, देखिए जब उसने निश्चित से सहमति प्राप्त नहीं करी है और उसने अपने जो शर्तें थी, ठीक है, लेनदार और देनदार की, बैंक की और प्रिंसिपल डेटर की जो शर्तें थी उनमें उन्होंने बदलाव कर दिया, तो नियम और शर्त धारा 133 में इसके बदलाव के बाद होने वाले सभी लेनदेन की सुनिश्चितता का निर्वहन किया जाएगा, ठीक है। जब देखा जाएगा कि क्या ये शर्तें इसके अकॉर्डिंग थी कि श्योरिटी को वहाँ पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, ज़मानत छुट्टी यहाँ से ले सकते हैं, इनकी ज़मानत अपनी लायबिलिटी यहाँ पर ख़त्म कर सकता है।
चलिए, उन परिस्थिति के लिए जब गारंटी का अनुबंध अमान्य होता है, कि कहाँ पर ऐसा होगा कि कोई भी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हम गारंटी करेंगे वहाँ पर ये अमान्य होगा, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर गारंटी के तथ्यों को गलत विवरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, गलत विवरण दिया जाता है, आपको डिफ़ॉल्ट होता है आपके विवरण में, तो वहाँ पर, ठीक है। जब लेनदार भौतिक तथ्यों के खुलासे के बिना या धोखाधड़ी करने के इरादे से गारंटी प्राप्त करें, कि वो धोखाधड़ी करेगा, इस इरादे से उसने आपकी गारंटी प्राप्त की है। इस अनुबंध इस शर्त पर किया जाता है कि लेनदार तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि गारंटी के अनुबंध सह जमानत नहीं हो जाता और दूसरे पक्षकार इसमें शामिल होने में विफल रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और एक बात बिल्कुल आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, कि श्योरिटी की लाइबिलिटीज़ कब अराइज होती हैं। श्योरिटी की लाइबिलिटीज़ जब ही अराइज होती हैं जब जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है, जो लेनदार है, जब वो पैसे नहीं दे पाता है एट द टाइम, ठीक है। कि मान लीजिएगा ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि 31 मई 2020 को मेरा लोन जो है आपने चुकाना है, अब मैं श्योरिटी हूँ, तो श्योरिटी में मैंने आपको ऐसा करा सकती हूँ कि मैं कहूँ कि भाई इनको ऐसा करो, टाइम एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, तो वो आपको 2 महीने दे देता है, 2 महीने टाइम और एक्सटेंड कर दिया। अब 2 महीने पूरे हुए और आप उसके पैसा भी नहीं चुका पाए, तो फ़ौरन उसके बाद जैसे ही आप मेरे पैसे चुकाने की डेट आती है, फ़ौरन जैसे ही नेक्स्ट डे लगता है, तो जो हमारा श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। अब किसको पैसे देने होते हैं, किसको वो क्षतिपूर्ति करनी होती है, क्योंकि गारंटर हमने किसे बनाया था, श्योरिटी को बनाया था, तो फॉरेन श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है और श्योरिटी उन पैसों को देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।